हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। मैं ज्ञान तिवारी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करें। सब्सक्रिप्शन लेकर बच्चों आपको क्या क्या मिल सकता है? सब्सक्रिप्शन लेने से आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे। जैसे क्लासेस आप फिजिकल क्लासेस को एंजॉय करते हैं, अपने एजुकेटर के साथ आप चैट कर पाएंगे, उसके साथ डिस्कशंस में एंगेज हो पाएंगे, अपने डाउट्स पूछ पाएंगे। बहुत सारी चीजें डेली लाइव क्लासेस में आप एंजॉय करेंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे। स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्सेज देने का मतलब यह है कि बहुत सारी तरह से कोर्सेज को स्ट्रक्चर किया जाएगा, जिससे ज्यादा आसान तरीके से आप बात को समझ जाएं और ज्यादा से ज्यादा इस नॉलेज को आप अपने पेपर में यूटिलाइज कर पाएं, अपने तैयारी में यूटिलाइज कर पाएं। लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलेंगी, जिनसे आपको अपनी प्रिपरेशन को रेगुलरली इवेल्युएट करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, 15,500 से अधिक कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। इन सभी को आप पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको। इसके लिए सबसे पहली चीज आपको अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर या गूगल ऐप स्टोर से मिल जाएगा। आप जो भी फोन यूज करते हैं उसके हिसाब से संबंधित जगह पर जाकर आप इसको डाउनलोड करके प्रोफाइल को फॉलो करें। मैं हूं ज्ञान तिवारी, 15 वर्षों से आपके साथ काम कर रहा हूं। एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी हमारा एकेडमिक्स है। ज्ञान तिवारी लाइव पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इस टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा unacademy.com अनअकैडमी के प्रोफाइल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। प्रिपेयर विद 100+ टॉप एजुकेटर्स, बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, उनके साथ आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। प्रिपेयर विद 100+ एजुकेटर्स, 100+ टॉप एजुकेटर्स में से कुछ एजुकेटर्स की लिस्ट आपको दी गई है। आप इनके एक्सपर्टाइजेशन के बारे में जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं, और आप एक सब्सक्रिप्शन लेकर इन सारे एजुकेटर्स के वीडियोज को, क्लासेस को अटेंड कर पाइएगा। एक्सेस मोर देन 15,000 कोर्सेज फॉर यूपीएससी सीएससी। आपकी तैयारी को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देने के लिए अनअकैडमी 15,500 से अधिक कोर्सेज यूपीएससी सीएससी के लिए चला रहा है। एक सब्सक्रिप्शन के द्वारा इन सारे कोर्सेज तक आपकी रीच बढ़ जाएगी, आप पहुंच जाएंगे इन कोर्सेज पे, आप इनको पढ़ सकेंगे। आप देख रहे हैं कि सारे ही आपके सारे सिलेबस को कवर करने वाले कोर्सेज इसमें चलाए जा रहे हैं, और ये बहुत सारी संख्या में है। तो अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब यही है कि बहुत सारे कोर्सेज मिल रहे हैं आपको, बहुत सारे एजुकेटर्स मिल रहे हैं आपको। कैसे कर सकते हैं इस काम को बच्चों? इस काम को करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप प्लस में जा सकते हैं या फिर आप आइकॉनिक में जा सकते हैं। प्लस में अगर आप जाते हैं तो आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं? लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिल रही है, शेड्यूल्ड स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिल रहा है। ये सारी चीजें आपको प्लस में मिल रही हैं। अगर आप आइकॉनिक में जाते हैं तो कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, जैसे आपको पर्सनल कोच मिलेगा, जैसे डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस मिलेगी, स्टडी प्लानर मिलेगा और पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलेगा। तो ये सारी सुविधाएं कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगी आपको आइकॉनिक में, जो कि आपकी तैयारी को निश्चित तौर पर बहुत बेहतर बनाएंगी। फीस की बात अगर हम करें तो प्लस में 9,000 से लेकर 90,000 तक का फीस है, और इस 9,000 से 90,000 तक के फीस में किसी भी प्लान पर जाने में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको एक रेफरल कोड की जरूरत पड़ेगी। आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करें, इससे आपकी फीस जो है 10% घट जाया करेगी। वैसे तो आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, लेकिन सलाह ये रहेगी कि आप कम से कम 1 से 2 साल का प्लान लेंगे तो आप पूरे कोर्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, प्रैक्टिस में ले आ पाएंगे, वो उसको प्रॉपरली समझ पाएंगे। सीएससी यूपीएससी सीएससी के आइकॉनिक प्लान में जाते हैं तो उसके लिए फीस 1 साल से 3 साल के लिए यहाँ समझाई गई है।
इसमें से किसी भी प्लान में जाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस डिस्काउंट को पाने के लिए आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करें। ज्ञान रेफरल कोड यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इस डिस्काउंट के बाद फीस आपकी घट जाएगी, तो ये फायदा हो जाएगा आपको। अगर आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन में जाते हैं बच्चों, तो ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन में देखिए कैसा प्लान बताया गया है। 1 महीने से लेकर 36 मंथ तक का प्लान बताया गया है और ये अलग अलग है ना। तो अगर आप 12 महीने का प्लान लेते हैं तो आपकी जो फीस होगी वो 12 महीने या किसी कोई भी प्लान लेते हैं तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन कम से कम 12 महीने का प्लान लेंगे तो आपको चीजें सही से समझ में आएंगी, आपको बेहतर तैयारी करने का मौका मिलेगा। इसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करना होगा। अनअकैडमी कॉम्बैट चल रहा है, इंडियाज लार्जेस्ट फोर्टनाइट कॉन्टेस्ट फॉर यूपीएससी चल रहा है। बेस्ट क्वेश्चंस बाय बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर्स। यहाँ से आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए और आपको बहुत सारे प्राइजेस भी मिलेंगे। तो इसके लिए आप जल्दी से जल्दी एनरोल करें। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको एनरोल कर सकते हैं। ये उसका फॉर्मेट है, कैसे पेपर आएगा। अगर आप रैंक 1, 2, 3 में आते हैं तो आपको 3 महीने का यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और अगर आपकी रैंक 4 to 150 आती है तो आपको 1000 रुपए का अमेजॉन का शॉपिंग वाउचर मिलेगा, जिससे आप बहुत सारी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं और आप शॉपिंग कर पाएंगे उससे, है ना। आपकी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए देखिए 3 तरह के बैचेस चलाए जा रहे हैं। जो बच्चे 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काउंटडाउन चल रहा है, इसलिए वो एज अर्ली एज पॉसिबल एक 6 मंथ के बैच के लिए एडमिशन लें ताकि उनका पीटी सिक्योर हो सके। ये बैच पीटी के लिए है। 2022 के लिए 1 साल भर का बैच चल रहा है, 1 ईयर बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या 2023 के लिए 2 ईयर का बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बच्चों 25 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, आप इनको ज्वाइन कर लें। इनमें बैचेस जो है आपको हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल 3 तरह से मिलेंगे। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से हिंदी, इंग्लिश या बाइलिंगुअल जिस भी बैच में जाना चाहते हैं उसको ज्वाइन कर लें। हमने आपको बताया कि एक बैच 6 मंथ का है जो कि 2021 को टारगेट कर रहा है। इसके अलावा 1 साल के टारगेट के साथ कुछ बैचेज स्टार्ट हुए हैं जो कि हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल है। और फिर 2 साल के बैच स्टार्ट हुए हैं जो कि हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी बैच फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स चलाया जा रहा है, ये भी हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल है। तो आप जरूर से जरूर इनमें से अपनी सहूलियत के हिसाब से बैचेस को ज्वाइन करिए। आइकॉनिक प्राइस हाइक होने जा रहा है, जैसा कि हम पीछे से आपको बताते आए हैं। 25 जनवरी से आइकॉनिक प्राइस हाइक हो जाएगा। आप उससे पहले ही अपने आप को अपग्रेड कर लें ताकि प्राइस हाइक का प्रभाव आप पर ना पड़े। बीट द प्राइस हाइक, है ना। अपग्रेड बिफोर द 25th ऑफ जनवरी। यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएससी जीएस अगर आप एक साथ लेना चाहते हैं, कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ ऑफर अनअकैडमी आपको दे रहा है। पहली बात तो ये है कि अगर आप आइकॉनिक जीएस लेते हैं तो फीस ये है, और अगर आप प्लस का जीएस लेते हैं तो उसकी फीस ये है। और इनमें भी किसी भी फीस में आपको 10% का डिस्काउंट रहेगा। उस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको रेफरल कोड ज्ञान यूज करना होगा। बच्चों, जैसा कि हम लोग पीछे से बात करते आ रहे हैं, अभी हम लोग अपने इश्यू पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि हम लोग मंथली मैगजीन योजना कर रहे हैं और योजना का जनवरी अंक कर रहे हैं, जनवरी 2021 का अंक कर रहे हैं। इसका शीर्षक है इंडिया @75। 75 साल का भारत हो गया। 75 साल का भारत हो गया कहने का मतलब यह है कि 2022 में हम भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे। तो हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम ये जाने कि इन 75 वर्षों में हमारी उपलब्धियां क्या रहीं, हमारे चैलेंजेस क्या बचे हुए हैं, हमें किन मुद्दों पर और काम करने की आवश्यकता है। तो इन 75 वर्षों में हमारी जो उपलब्धियां रही हैं उन्हीं को गिनाने के लिए योजना ने इंडिया @75 नाम से
अपना एक सीरीज बनाया, अपना ये अंक बनाया, और जिसमें कई सारे क्षेत्रों पर आर्टिकल मिले। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है इंडिया @75 में इंडस्ट्री @75, उद्योग @75। 75 वर्षों में हमारी औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां क्या रही हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये लेख जो है सुरेश प्रभु, जो कि भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा लिखा गया, और ये बहुत सारे अन्य पदों को भी बियर करते हैं, उनके द्वारा लिखा गया। तो बच्चों, आज इंडिया @75 मिशन 2022 का एक और आर्टिकल आपके लिए मैं लेकर आया हूं। वो है उद्योग @75, जो कि योजना जनवरी 2021 के अंक से लिया गया है। इसके लेखक भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु हैं। निश्चित तौर पर यह आर्टिकल बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखा गया लेख निश्चित तौर पर आपको बहुत सारी प्रेरणा देकर जाएगा। भारत, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बीच में कुछ इस तरह की समस्याएं आई, जैसे हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में बहुत सारे संरचनात्मक सुधार किए गए इस सरकार के आने के बाद। उन संरचनात्मक सुधारों से हमारी अर्थव्यवस्था अभी उबर भी नहीं पाई थी कि इस बीच में एक पैंडेमिक आया, और इस पैंडेमिक ने एक इकोनॉमिक पैंडेमिक क्रिएट कर दिया, एक आर्थिक सुनामी उत्पन्न कर दी, एक आर्थिक महामारी फैला दी, जिसके कारण से अर्थव्यवस्था में हम बहुत नकारात्मक प्रवृत्तियों को देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था में जब हम इन नकारात्मक प्रवृत्तियों को देख रहे हैं और सभी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को हम नीचे जाता हुआ देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर 75 वर्षों में हमने क्या किया है और इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को कैसे हम ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये जानना हमारे लिए थोड़ा आवश्यक हो जाता है, और खास तौर से इस पैंडेमिक सिचुएशन में तो अत्यंत आवश्यक है कि हम जान पाए कि हमने 75 वर्षों में क्या किया है। और इंडिया निश्चित तौर पर इस पैंडेमिक को ओवरकम करेगा, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम बेहतर तरीके से समाधान कर पाएंगे उनका। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह भवन आत्मनिर्भर भारत के सृजन का गवाह होगा। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 2022 में है। हम उन वर्षों तक एक नए और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चों देखो, ये समझना बहुत जरूरी है कि आत्मनिर्भर भारत पे हम इसी समय क्यों आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। हम बहुत सारी इस समय जो हमारी वैश्विक आर्थिक स्थिति है, वैश्विक आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमारे पास एक बहुत बेहतर विकल्प है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। खास तौर से अमेरिका और चाइना के मध्य जो संबंधों में कड़वाहट है, जो ट्रेड वॉर है, उसमें भारत अपनी स्थिति तलाशने के क्रम में आत्मनिर्भर भारत लेकर आया। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इस पैंडेमिक सिचुएशन से निपटने के लिए हम आयातों पर निर्भर ना होकर आत्मनिर्भरता पर निर्भर होंगे तो ये ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। तो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और इसे और अधिक बेहतर तरीके से लागू किया जाना चाहिए। तो 2022 तक हम क्या कह रहे हैं कि हम एक नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। सुरेश प्रभु जी कहते हैं कि श्री मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत शासन और परिवर्तन की एक ऐसी नई ऊंचाई को छू रहा है जिसे देश के समूचे इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। क्या है वो नई ऊंचाइयां, जरा देखते हैं। प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये भैया 2014 से चर्चा में है। जब से नरेंद्र मोदी जी अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी जब से अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब से वो लगातार सहयोगी संघवाद की बात कर रहे थे। एक और बात वो कह रहे थे, मिनिमम गवर्नमेंट विद मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, इन दोनों को हमें समझने की आवश्यकता है। सहकारी संघवाद का मतलब क्या है? टीम इंडिया की भावना के साथ काम करना। ये टीम इंडिया के प्लेयर्स कौन है?
प्रधानमंत्री हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की कैबिनेट के सदस्य हैं। ये लोग हैं, इनको एक साथ काम करना है, टीम इंडिया की भावना से काम करना है, टीम की भावना से काम करना है। केंद्र और राज्य की सरकारें अगर अलग अलग राजनीतिक दलों की होती हैं तो उनमें एक खींचतान की स्थिति बनती है, जो कि कोविड-19 के दौरान साफ साफ दिखाई दी। तो क्या करना है, प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि सहयोगी संघवाद की भावना का विकास होना चाहिए, और जब हम सत्ता में आ जाते हैं, जब हम किसी पद पर पहुंच जाते हैं, तो हमें अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाना चाहिए और सभी लोगों को मिलकर एक टीम की तरह से काम करना चाहिए, ना कि अलग अलग पार्टी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए या उनके कहाँ पे क्या फायदे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें रणनीतियां नहीं बनानी चाहिए। तो सहकारी संघवाद का विकास कैसे होगा बच्चों? सहकारी संघवाद का विकास तब होगा जब संघ की सभी इकाइयां एक साथ मिलकर एक रणनीति के साथ काम करें, आर्थिक विकास की एक जैसी रणनीति बनाएं, और वो रणनीति निश्चित तौर पर बहुत वाइब्रेंट होनी चाहिए, ताकि जितनी भी यूनिट्स हैं हमारे फेडरेशन की, उन सभी को अपने विकास का समान अवसर मिले। तो सहकारी संघवाद इस तरह से अस्तित्व में आएगा। न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, मतलब कि जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं या प्रशासन से जुड़ी हुई जो भी कार्य प्रणालियां हैं, उनमें सरकार के हस्तक्षेप को न्यूनतम किया जाना चाहिए और ईज बनाया जाना चाहिए, उसको ईज किया जाना चाहिए, जिससे कॉमन मैन अपने आवश्यकताओं से जुड़ी हुई हर चीज तक एक आसान पहुंच बना पाए। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं लेखक? कहना ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद के सिद्धांत के साथ ही न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के मॉडल को अपनाते हुए कोविड-19 समेत विभिन्न चुनौतियों के बीच भारत का नई ऊंचाइयों की ओर नेतृत्व कर रहे हैं। सहयोगी संघवाद आपको समझना होगा, और ये बहुत दिनों से चर्चा में है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे क्वेश्चन बन सकता है। और ये न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, इस पर गवर्नेंस में पेपर 2 में क्वेश्चन बन सकता है। मैक्सिमम गवर्नेंस विद मिनिमम गवर्नमेंट, मतलब कि हमारे जीवन में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम हो और सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं हमारे पास अधिकतम पहुंच जाएं। मैक्सिमम गवर्नेंस हो, आसानी से हमारी सुविधाओं तक पहुंच बढ़े। न्यूनतम गवर्नमेंट हो, हमको कम से कम हस्तक्षेप हो हमारे जीवन में सरकार का। इस पूरी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। ये आपको पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सहयोगी संघवाद की अवधारणा पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सहयोगी संघवाद की आर्थिक नीति को लागू करने के लिए, आर्थिक विकास के क्षेत्र में सहयोगी संघवाद की भावना को बढ़ाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नीति आयोग का गठन किया गया। तो सहयोगी संघवाद का जो सहकारी संघवाद की जो मुद्दा है, ये आपको पेपर 3 में भी महत्वपूर्ण है और पेपर 2 के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की जो व्यवस्था है, ये आपके लिए पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के सेक्शन के लिए। तो आप बहुत जरूरी से इनको पढ़िएगा। भारत में औद्योगिक, अब बात ये कह रहे हैं कि भारत में औद्योगिक विकास कैसे आगे बढ़ा है। भारत में औद्योगिक विकास आसान नहीं रहा है, ये बीते वर्षों के विकास के विभिन्न चरणों से गुजरा है। भारत में अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन के आगमन के बाद भारतीय हस्तशिल्प उद्योग तबाह हो गया। हमने आपको पीछे भी बताया है कि अंग्रेजी शासन की भारत में क्या विशिष्टता रही। अंग्रेजी शासन भारत को कच्चे माल के निर्यातक के रूप में स्थापित करना चाह रहा था और स्थापित किया। भारत को क्या बनाया जाए? कच्चे माल का निर्यातक बनाया जाए और तैयार माल का आयातक बनाया जाए। तैयार माल भारत आयात करे और कच्चा माल भारत निर्यात करे। ये साइकिल बनाने के लिए औपनिवेशिक शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया, या यूं कह लीजिए कि जो कॉलोनियल मॉडल भारत में आया, दुनिया के किसी भी देश में जो कॉलोनी बनाई जाती है तो इसी उद्देश्य से बनाई जाती है। अब भारत से कैसे अधिकतम मात्रा में कच्चा माल ब्रिटेन को जाएगा, ये कैसे संभव है? ब्रिटेन को अधिकतम मात्रा में
कच्चा माल भारत से तब जा सकता है जब भारत के उद्योगों को नष्ट कर दिया जाए। जो हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग हैं इनको भारत में नष्ट कर दिया जाए ताकि ये कच्चे माल की खपत न कर पाए और स्थानीय बाजार की मांग को पूरा करने का कोई विकल्प न बचे। तो क्या होगा, उद्योग नष्ट हो जाएंगे तो कच्चा माल एक्सेस हो जाएगा, ये कहाँ जाने लगेगा, लंदन जाने लगेगा। और जब यहाँ का लोकल इंडस्ट्री नष्ट हो जाएगा तो यहाँ की मांग को पूरा करने के लिए हम अपनी वस्तुओं का आयात करेंगे। तो इस तरह से भारत को कच्चे माल के निर्यातक और तैयार माल के आयातक के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया किसने करी, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने करी। और इसके पीछे का दर्शन क्या है, इसके पीछे का दर्शन है औद्योगिक क्रांति। क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ क्या, औद्योगिक क्रांति वास्तव में कुछ नहीं है। औद्योगिक क्रांति क्या है, उद्योगों में मानव बल के स्थान पर, मानव बल या पशु बल के स्थान पर मशीनों का प्रयोग किया जाना ही औद्योगिक क्रांति है। ऐसा नहीं कि इससे पहले इंडस्ट्रीज नहीं थी, सब कुछ था इससे पहले। बस अंतर यह था कि पहले हम उत्पादन की प्रक्रिया में मानव श्रम का प्रयोग कर रहे थे, अब क्या हुआ, मशीनों के श्रम का प्रयोग किया जाने लगा। और ब्रिटेन के सौभाग्य से यह घटना सबसे पहले ब्रिटेन में ही हुई। ब्रिटेन में मशीनों का विकास हुआ, ब्रिटेन बड़ा उत्पादक बना, मशीनों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कच्चा माल चाहिए था, भारत से ले आओ, तैयार माल का बाजार चाहिए था, भारत में ले जाके बेचो। और इस तरह से भारत के उद्योगों को अंग्रेजों ने बहुत रणनीतिक तरीके से नष्ट किया, कमजोर किया, ताकि वो भारत को कच्चे माल के निर्यातक और तैयार माल के आयातक के रूप में विकसित हो पाए, विकसित कर पाए। तो आपको ये धारणा समझ में आई कि कॉलोनियल मॉडल के दौरान या कॉलोनियल रूलिंग के दौरान भारत का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मॉडल कैसा रहा होगा और अंग्रेजों ने भारत में किस तरह की इंडस्ट्री डेवलप करने का प्रयास किया होगा। लेकिन आगे चलकर भारत में थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉलोनियल रूलिंग के दौरान हुआ, क्योंकि यहाँ के संसाधनों का अधिकतम दोहन करने के क्रम में जब वित्तीय पूंजीवाद का युग आया ब्रिटेन में, तो वित्तीय पूंजीवाद ने यहाँ आकर पैसे लगाना शुरू किया और उस क्रम में भारत का थोड़ा बहुत औद्योगिकरण हुआ। लेकिन आजादी के बाद ये क्रिया को तीव्र किया गया। आजादी के तुरंत बाद स्थितियों में बदलाव आना शुरू हो गया। पहली पंचवर्षीय योजना में तो हमने टारगेट किया कि भाई पेट में खाना होगा तभी बात बनेगी, इसलिए हमने पहली पंचवर्षीय योजना में क्या टारगेट किया, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को टारगेट किया, हैरट डोमर का मॉडल लिया और हैरट डोमर ने कहा कि भैया आयात प्रतिस्थापित कर लो अपना, जो आप इंपोर्ट कर रहे हो खाद्यान्न वस्तुओं का, वो इंपोर्ट करते हो, खाते हो, खत्म कर देते हो और फिर इंपोर्ट करते हो। इसलिए ऐसा करो कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनकर आयात पूंजीगत वस्तुओं का करो, ताकि वो आपके इकोनॉमी को और ज्यादा डेवलप कर सके। तो इस बात पर ध्यान देते हुए पहली पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को फोकस किया गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की रणनीति पर भारत सरकार ने काम किया और यह तय किया गया कि हम कोर उद्योगों को बढ़ाएंगे, कोर इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे। कोर इंडस्ट्री में कोयला, लोहा, इन सब चीजों को हम कंसीडर करते हैं। तो आप देखते हैं कि औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे पहली योजना में निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया गया। और पहली योजना तो हैरट डोमर मॉडल पे थी। हैरट डोमर मॉडल किस पर डिपेंड था, आयात प्रतिस्थापन के मॉडल पर, कृषि के विकास के मॉडल पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना को हम एनएम मॉडल कहते हैं, नेहरू महालनोबिस मॉडल कहते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है ये 1956 से 1961 के बीच में चलाया गया। पहला वाला 1951 से 1956 के बीच में चला था। सेकेंड 5 ईयर प्लान को हमने क्या कहा, नेहरू महालनोबिस मॉडल कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रशांत चंद्र महालनोबिस के प्रयासों से इसका मॉडल तैयार हुआ था और ये तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया पर बल दे रहा था, औद्योगिकरण की प्राथमिकता पर बल दे रहा था। और आप देखेंगे कि शुरुआती 3 योजनाओं में भारत में पूंजीगत सामान उद्योग के निर्माण में मदद की, लेकिन इन 3 योजनाओं में उपभोक्ता वस्तुओं को नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण से 1965 से
1980 के बीच औद्योगिक विकास में गिरावट हुई। इसके साथ ही साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी असफल हुई, जो कि 1961 से 1966 के बीच में चली। क्यों? क्योंकि 1965 में आपको पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी, 1962 में आपको चाइना के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी, और फिर 1965 में आपको पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा। तो 62 और 65 लगातार आपको लड़ाइयां लड़नी पड़ी, जिसके कारण से आपका आर्थिक विकास प्रभावित हुआ और उसका परिणाम अर्थव्यवस्था पर दिखाई दिया। 1965 से 1980 के बीच औद्योगिक विकास में गिरावट दर्ज की गई। 1980 और 1991 के बीच फिर से बूम आया और भारतीय उद्योगों की उत्पादकता में इजाफा हुआ तथा विनिर्माण और पूंजीगत सामान क्षेत्र में सुधार की बदौलत उद्योग इस गिरावट से उबर गए, क्योंकि विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में भी सुधार हुआ। और वर्ष 1991 के बाद तो बहुत सारा चेंज आया। 1991 के बाद न सिर्फ उद्योगों के क्षेत्र में, बल्कि उद्योग, सेवा, कृषि, संचार, जिस भी तरफ आप ध्यान दीजिएगा, 1991 आपको एक ऐसा डिवाइडिंग लाइन समझ में आएगा। इससे पहले के आदमी पे ध्यान दीजिएगा तो उसका व्यवहार, उसका बातचीत, काम करने का तरीका, और 1991 के बाद जो बच्चे जन्म लिए उनका काम करने, व्यवहार और बातचीत का तरीका बिल्कुल अलग अलग होगा। तो 1991 न सिर्फ आर्थिक उदारीकरण के लिए एक रेखा खींचता है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए एक वाटरसेड का काम करता है वो, है ना। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से वो विभाजित करता है सभी चीजों को। तो वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के बाद अनेक सुधार किए गए, जिन्होंने भारतीय उद्योगों के भविष्य को संवारने की कोशिश की। विश्व बैंक की व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 190 देशों के बीच 63वां है, जिसमें 2014 और 2019 के बीच रैंकिंग में 79 पायदान की छलांग लगाई गई है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि विश्व बैंक की व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा इश्यू की जाती है, ये क्या बता रही है कि हमारी रैंकिंग लगातार सुधर रही है। मतलब ये है कि हमारे यहाँ व्यवसाय करना दिन ब दिन आसान होता जा रहा है। ऐसा बच्चों हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को मौका दे सकें, ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे स्टार्टअप्स को मौका देकर इकोनॉमी को बूम करवा सकें। तो इसके लिए क्या करना होगा? मैक्सिमम गवर्नेंस विद मिनिमम गवर्नमेंट। इसके लिए क्या करना होगा? सहयोगी संघवाद को बढ़ाना होगा। इससे क्या होगा? इससे हम एक इकाई की तरह काम करेंगे और जो बहुत सारे विभागों में फाइलें टहलती रहती हैं, लाल फीताशाही का माहौल होता है, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। तो भारत का 2014 की रिपोर्ट में 142वां स्थान था। रैंकिंग में 10 मानदंडों में से कुछ ने तो भारत में जबरदस्त प्रगति करी है। ओवरऑल रैंकिंग कितनी है? 63 है। इनमें से किस आधार पर यह तय किया जाएगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप इंप्रूव कर रहे हैं? उसके लिए 10 मानक बनाए गए हैं। उन मानकों का अध्ययन किया जाएगा, उनमें होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ही ये माना जाएगा कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपकी रैंकिंग इंप्रूव कर रही है, आप स्थितियों में सुधार कर रहे हैं। कौन कौन सी है बच्चों? वो भारत का 2014 की इस रिपोर्ट में 142वां स्थान था। 10 मानदंडों को जरा हम देखेंगे क्या क्या है। जैसे ये कह रहे हैं कि निर्माण के लिए अनुमति जारी करने में भारत की रैंकिंग 2014 में 184वीं थी, 184 थी, जो कि सुधर कर 2019 में 27वीं हो गई। इसी प्रकार बिजली प्राप्त करने के लिहाज से भारत 2014 में 137वें स्थान पर था और 2019 में 22वें स्थान पर पहुंच गया है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या क्या बातें हमें समझनी, कैसे ईज ऑफ डूइंग होगा, बिजनेस को स्टार्ट करना कैसे होगा आसान।
तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ओपनिंग अ बिजनेस, जिसमें आप क्या क्या करते हैं, स्टार्टिंग अ बिजनेस, एम्प्लॉइंग वर्कर्स, फिर क्या करते हैं, गेटिंग लोकेशन, कहां पर आपको जगह है, एक्सेसिंग फाइनेंस, पैसा मिलेगा आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डीलिंग विद डे टू डे ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग इन अ सिक्योर बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सारे वो पैरामीटर हैं जिनके आधार पर ईज ऑफ बिजनेस को आप तय कर सकते हैं। भाई कहीं पर आपको व्यवसाय चलाने में सुगमता कब होगी, जब व्यवसाय खोलना आसान हो, व्यवसाय लगाने के लिए जगह मिलना आसान हो। अब ये जगह कैसी होनी चाहिए, ये जगह उस व्यवसाय को चलाने के लिए जो भी आधारभूत संरचना चाहिए, उस आधारभूत संरचना से युक्त होना चाहिए वो जगह। अब आपसे कोई कहते भाई सारा रेगिस्तान में जाके रेस्टोरेंट खोल दीजिए आप, तो क्या आप वहां पर रेस्टोरेंट खोलेंगे सहारा रेगिस्तान में जाके? नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर खाने वाले नहीं जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि गेटिंग अ लोकेशन, गेटिंग अ लोकेशन का मतलब कोई भी लोकेशन नहीं, जहां पर आपको जिस तरह का उद्योग आप खोलने जा रहे हैं उस तरह का उद्योग चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में आधारिक संरचना होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे आप आसान से आसान तरीके से अपने बिजनेस को एक्सेस कर सकें। एक समस्या आती है कि पैसे कहां से आएंगे, आप कहते हो लोन मिल जाएंगे, तो लोन लेना कितना आसान है, मतलब फाइनेंस तक कैसे आप पहुंच पाते हैं और कितना बेहतर, आसान और पारदर्शी तरीके से आप पहुंच पाते हैं, यह तय करना भी शासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो वो इसको ईज करता है कि एक्सेसिंग फाइनेंस भी ईज होता रहे टाइम टू टाइम, उसमें ऐसे ऐसे स्टेप्स लेते जा रहे हैं हम, जिससे ये और ज्यादा से ज्यादा ईज होता जा रहा है। अभी तो आप देख रहे हैं कि भारत में जो बैंकों से ऋण प्रवाह है जनता की ओर, बाजार की ओर, बहुत खराब हो गया है। उसके लिए सरकार पारा जैसी एजेंसीज बना रही है जिनके माध्यम से इस व्यवस्था को, जो बिलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनको रोका जाए, और जो बिलफुल डिफॉल्टर्स नहीं है बल्कि समस्या के कारण से डिफॉल्ट हो रहे हैं उनको भी बचाया जाए, ऐसा सरकार प्रयास कर रही है। डीलिंग विद डे टू डे ऑपरेशंस, जो डे टू डे ऑपरेशंस है उनको हम कैसे डील कर रहे हैं और क्या हमारे लिए क्या इस तरह की डीलिंग के लिए उपयुक्त एटमॉस्फेयर है। ऑपरेटिंग इन अ सिक्योर बिजनेस इन्वायरमेंट, सारा बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा सिक्योर है, यहाँ पर जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उससे आसानी से किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जब हम आसान कर ले जाएंगे तो बिजनेस करना, व्यवसाय करना भारत में आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग अ बिजनेस, एम्प्लॉइंग वर्कर्स, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, अब देखो ना इतने सारे काम होते रहते हैं, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, कॉन्ट्रैक्टिंग विद गवर्नमेंट, कमिंग सून है ना, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इंसॉल्वेंसी की समस्या है, इंसॉल्वेंसी की समस्या से भी निपटने का सरकार लगातार उसके नए नए तरह के कानून बनाती जा रही है। अभी नया वाला इंसॉल्वेंसी एक्ट भी देखा होगा आपने। तो बच्चों ये बात है कि हम डूइंग ऑफ बिजनेस में ईज करते जा रहे हैं, और विश्व बैंक कह रहा है, विश्व बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि भारत पहले की अपेक्षा व्यवसाय करने के मामले में ज्यादा सुगम जगह बन गया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है पैसे की। आपने रेगनर नर्क्स की थ्योरी पढ़ी होगी, जिसे विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है, गरीबी का दुष्चक्र कहा जाता है। कोई भी देश गरीब क्यों होता है बच्चों? क्योंकि उसकी राष्ट्रीय आय कम होगी, बहुत ऑब्वियस सी बात है, गरीब देश की राष्ट्रीय आय कम होगी, राष्ट्रीय आय कम होगी और जनसंख्या सामान्यतः गरीब देशों की ज्यादा होती है। तो जब ऐसा होगा तो पर कैपिटा इनकम क्या होगी? वो भी लो होगी, लो नेशनल इनकम, लो पर कैपिटा इनकम। लो पर कैपिटा इनकम क्या करेगी? लो सेविंग करेगी, सेविंग उस देश में कम होगी जहां पर कैपिटा इनकम कम होगी। सेविंग हमारी क्या होती है? पूंजी के रूप में परिवर्तित होती है। आप बैंक में पैसा जमा कर दो तो बैंक उसको 5 टाइम कैपिटलाइज करता है। तो अगर आप बैंक में पैसा जमा ही नहीं करोगे तो क्या होगा? कैपिटलाइजेशन की प्रक्रिया रुक जाएगी, पूंजी का निर्माण नहीं होगा।
कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा बच्चों, लो नेशनल इनकम, लो पर कैपिटा इनकम, लो सेविंग, लो कैपिटल फॉर्मेशन, लो इन्वेस्टमेंट, और लो इन्वेस्टमेंट मतलब लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्शन मतलब लो नेशनल इनकम। तो भैया ये क्या है कि गरीबी ने एक दुष्चक्र बना लिया, एक चक्र बना लिया। इकोनॉमी की एक खास बात होती है कि इकोनॉमी में कोई भी पॉजिटिव चीज भी साइकिल बनाती है, बहुत सारी चीजों को पॉजिटिव मूव करवाती है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को पॉजिटिव करती है। कोई भी निगेटिविटी इकोनॉमी की निगेटिव साइकिल बनाएगी, और वो सभी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को जो कि उस साइकिल से जुड़ेंगे सभी को क्या करेगी? वो निगेटिवली इंपैक्ट करेगी। गेटिंग द पॉइंट? तो अब बताओ कि इस साइकिल को हम कहां से तोड़ें? राष्ट्रीय आय हम बढ़ा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है। इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि कैपिटल नहीं है। कैपिटल बढ़ा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सेविंग नहीं है। सेविंग बढ़ा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम नहीं है। पर कैपिटा इनकम बढ़ा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आय नहीं है। कहां से तोड़िएगा इसको? बहुत मुश्किल दुष्चक्र बन जाता है। इसीलिए रेगनर नक्श क्या कहते हैं कि कोई भी देश गरीब इसलिए है क्योंकि वो गरीब है। तो गरीबी का कारण और परिणाम दोनों है। बात समझ रहे हैं? तो क्या करें बच्चों? हम इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट पे तोड़ सकते हैं, इस साइकिल को यहां से ब्रेक कर सकते हैं। हाउ कैन? यहां से हम क्या कर सकते हैं? विदेशी पूंजी मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ तो कैपिटल है नहीं, तो अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने यहाँ अलाउ करें तो वो आकर यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और इस साइकिल को ब्रेक कर पाएंगे, इस चक्र को हम ब्रेक कर पाएंगे। तो इस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने का तरीका है विदेशी निवेश। और विदेशी निवेश आएगा कैसे भारत में? विदेशी निवेश बच्चों दो तरह से आएगा भारत में। एक तो ऐसा निवेश भारत में आएगा जो भारत में चल रही, पहले से चल रही भारत में किसी कंपनी के शेयर को खरीद लेगा। भारत में पहले से कोई कंपनी चल रही है, वो पहले से काम कर रही है, एक विदेशी कंपनी या विदेशी व्यक्ति आया और उसने इस कंपनी के शेयर खरीद लिए। शेयर खरीद लिया तो क्या हुआ? हिस्सेदारी खरीद ली, और हिस्सेदारी खरीद ली तो क्या हुआ? कंपनी में वो भी शेयर होल्डर हो गया, कंपनी में वो भी पॉलिसी मेकिंग में भी जा सकता है, लेकिन कंपनी किसी भी तरह से उसकी नहीं हुई। एक कंडीशन है बच्चों, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है पोर्टफोलियो निवेश, या इसको सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं हम लोग, या इसको टेक्निकल लैंग्वेज में पोर्टफोलियो निवेश भी कहा जाता है। एक दूसरा भी रास्ता है कि भारत में आकर आप अपनी कंपनी खोल दो। कोई अमेरिका की कोई कंपनी भारत में आई और उसने अपना प्रोडक्शन यूनिट यहाँ खोल दिया। ये कंपनी कहाँ की है? यूएसए की है, और अपना यूनिट कहाँ खोल रखा है? इंडिया में खोल रखा है। तो आकर वो यहाँ जमीन खरीदेगी, ईंटें खरीदेगी, सीमेंट खरीदेगी, सरिया खरीदेगी, मजदूर लगाएगी, घर बनाएगी, मशीनरी लगाएगी, मजदूर लगाएगी, प्रोडक्शन कराएगी, बेचेगी जहां बेचना होगा उसको। भारत में भी बेचेगी, भारत के बाहर भी बेचेगी। तो बच्चों इसको क्या कहते हैं? इस तरह के इन्वेस्टमेंट को, जब आप आके यहाँ जमीन खरीदेगी, यहाँ फैक्ट्री लगाएगी, यहाँ प्रोडक्शन करेगी और ओनरशिप उसी के पास रहेगी, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी भी इकोनॉमी में बच्चों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर प्रवाह की मात्रा ये बताने का काम करेगी। ये बताती है कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स वहां पर किस तरह से, वहां के मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं। जैसे चाइना में बहुत सारा लिबर्टी थी, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कोविड के बाद से बहुत सारी चीजें उनकी बदलने वाली हैं। तो बहुत सारी लिबर्टी थी में क्या था? सस्ता श्रम उपलब्ध है, सरकार के बहुत सारे नियम कानून नहीं है, कोई लाल फीता शाही नहीं है, जिसके कारण से
दुनिया देश की कंपनियां वहां जाकर अपने प्रोडक्शन यूनिट्स खोलती हैं। तो अगर हम भी इस तरह की चीजों को ईज कर दें, अपने लेबर लॉज में चेंज कर लें, श्रम कानूनों में चेंज कर लें, तो हम भी इस तरह से लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए अपने यहाँ आकर्षित कर सकते हैं। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो बहाव रहा है भारत की ओर, जो अंतर प्रवाह रहा है, वो भी बहुत ही आशाजनक रहा है इन दिनों में। जरा इसके फैक्ट एंड फिगर्स पे भी चलते हैं, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर प्रवाह अप्रैल 2014 से सितंबर 2019 के बीच 319 अरब डॉलर का रहा। ये पिछले 20 वर्षों में कुल एफडीआई अंतर प्रवाह का लगभग 50% है। तो बड़ी बात है ये कि 6 साल में, 5 साल में, पिछले 20 वर्षों में कुल जितना एफडीआई है उसका हम 50% केवल 5 साल में ले आए हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक एफडीआई का अंतर प्रवाह 35.73 अरब डॉलर का रहा। ये किसी भी वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों के लिए रिकॉर्ड है। बात समझ रहे हैं? सरकार ने हाल ही में कोयला खनन और अनुबंध मैन्युफैक्चरिंग में बिना पूर्व मंजूरी के 100% एफडीआई की इजाजत दी है, जिसका कारण है कि इतना सारा फ्लो आया। क्या होता है ये बिना पूर्व मंजूरी के? इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक रूट से। तो ऑटोमेटिक रूट से बिना प्रोसेस के सीधे आके आप निवेश कर सकते हैं। इसी तरह से रक्षा क्षेत्र में बिना मंजूरी के 74% एफडीआई की इजाजत दी गई है। भारत में एफडीआई का अंत 2022 तक प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। 2022 के अंत तक 100 अरब डॉलर प्रतिवर्ष एफडीआई हो जाने का अनुमान है। इससे हमारी स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगी तथा रोजगार सृजन में बहुत गहरी मदद मिलेगी हमको। भारत के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है स्टार्टअप, नए स्टार्टअप। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है ना, कि हम बहुत बड़ा उद्योग खोलें। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है बच्चों, इंडस्ट्री का उद्देश्य क्या है? 2 है। पहला, प्रोडक्शन लेवल बढ़ाएं, दूसरा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। इन 2 बातों पे हम फोकस्ड होते हैं। हमने एक बड़ी इंडस्ट्री खोली जिसमें 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, तो इसमें मान लीजिए कि 100 लोगों को रोजगार मिला या 1000 लोगों को रोजगार मिला, 200 करोड़ रुपए खर्च किए। हमने 2-2 करोड़ रुपए की 100 यूनिट खोली और हर यूनिट में 50 लोगों को काम मिला, तो 100 यूनिट में 5000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। 5 गुना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है ये। अगर हम छोटे स्टार्टअप्स पे ध्यान देते हैं, लघु उद्योगों पर ध्यान देते हैं, तो एमएसएमई सेक्टर जो है ये भारत में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर सेक्शन है, प्रोडक्शन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो छोटे बहुत बड़ा एक उद्योग लगाने से अच्छा है छोटे छोटे कई उद्योग लगाए जाए। इनमें क्या है, इनमें इन्वेस्टेड कैपिटल और क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट का रेशियो बहुत अच्छा रहता है। रोजगार सृजन और पूंजी का जो रेशियो है वो काफी अच्छा रहता है। तो स्टार्टअप एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में। इनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो क्षमता है वो बड़े उद्योगों की अपेक्षा ज्यादा होती है। भारत में स्टार्टअप की कल्चर नहीं थी। भारत में सरकारी नौकरी की कल्चर थी, स्टार्टअप की कल्चर कम थी, नौकरियों की कल्चर ज्यादा थी। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको ऐसा सिखाता है, हमारा पारिवारिक माहौल, हमारा सामाजिक व्यवस्था इस तरह से सारा ताना बाना बन गया जिसमें हम स्टार्टअप की संस्कृति आई नहीं हमें। तो अभी सरकार इसको थोड़ा इम्प्रूव करने का प्रयास कर रही है। कैसे कर रही है? भारत में स्टार्टअप संस्कृति का जबरदस्त विकास हुआ है।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत दिसंबर 2020 तक 40,000 से ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता दी है। हजारों नौजवानों की आकांक्षा युवा उद्यमी बनने की है। स्टार्टअप इंडिया के जरिए बूट कैंप, हैकाथॉन और ऑनलाइन प्रतियोगिताओं समेत बड़ी संख्या में कार्यक्रम नियमित तौर पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप कल्चर डेवलप कर सकें और स्टार्टअप के लिए हम अपने यूथ को तैयार कर सकें। और हम ये जो हैकाथॉन, बूट कैंप और ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, इनके माध्यम से ना हम मोटिवेट कर रहे हैं, ना सिर्फ हम यूथ्स को मोटिवेट कर रहे हैं, बल्कि उन्हें हम डिफरेंट क्षेत्र भी दिखा रहे हैं। भाई देखो, आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, आप यहाँ पर एक नया स्टार्टअप डाल सकते हो, एक यहाँ पे नया स्टार्टअप डाल सकते हो। अलग अलग क्षेत्रों पर तरह तरह के स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। अगर आप आजकल मार्केट में देखेंगे तो बिल्कुल इनोवेटिव आइडियाज के साथ नए नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। अभी घर सामान दे आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारे तरह के स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं नए नए, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस प्लेटफॉर्म पे ये क्लास ले रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है। तो अटल नवाचार मिशन जैसी सरकार की प्रमुख पहल कदमियों के जरिए वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 2015 में 81वें से 2020 में 48वें तक पहुंचाने में मददगार साबित हुई है। 2015 में आप कहाँ थे? 81वें पे थे, और अभी 2020 में कहाँ है? 48वें पे है। 5 साल में आपने बहुत ज्यादा इनोवेटिव एक्टिविटीज में अपने आप को पार्टिसिपेट किया। अभी आपने देखा कि हमारी सरकार एजुकेशन में ऐसा बदलाव ला रही है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव सोचने की आदत बने, और बहुत सारा इनोवेशन को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से नवाचार को और उद्यमिता को मौका देने का काम किया जा रहा है। इस पहल कदमी के जरिए समूचे देश में स्कूली शिक्षा के समय से ही नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए 660 से ज्यादा जिलों में लगभग 35 लाख छात्रों के लिए 4,870 से अधिक क्रियाशील अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं का गठन किया गया है। तो ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसे आप नीति आयोग कहते हैं, नीतिगत सलाह देकर देश के सामने मौजूद विकास की चुनौतियों से निपटने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नीति आयोग हमारा एक थिंक टैंक है जो कि योजना आयोग के स्थान पर लागू किया गया। इससे पहले योजना आयोग इस काम को करता था। योजना आयोग एक अर्ध स्वायत्त संस्था थी। अर्ध स्वायत्त संस्था का मतलब है कि इसके पास नीति आयोग की अपेक्षा ज्यादा कुछ पावर थी। जैसे वो फंड का बंटवारा वगैरह में उसका अपना कंट्रोल था कि राज्यों को योजनाओं के संचालन के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, केंद्र कितना पैसा राज्यों को देगा योजनाओं के संचालन के लिए। इन सब बातों पर भी योजना आयोग अपनी सलाह देता था, लेकिन नीति आयोग से इन सारे कामों को ले लिया गया है। नीति आयोग केवल एक थिंक टैंक है जो क्या करेगा, हमको नीतिगत सलाह देगा अल्पकालिक विकास रणनीतियों को संचालित करने के लिए और दीर्घकालिक विकास रणनीतियों को संचालित करने के लिए, जिसका उद्देश्य क्या होगा, विकास के मार्ग में मौजूदा चुनौतियां क्या हैं और उनसे निपटने का तरीका क्या है। इन बातों पर यह बात करेगा। देश में 115 आकांक्षापूर्ण जिलों की पहचान की गई है नीति आयोग द्वारा, और उनकी स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा बुनियादी अवसंरचना के 5 क्षेत्रों में 49 संकेतकों में प्रगति के आधार पर रैंकिंग की जा रही है। बात हमारी समझ रहे हैं। नीति आयोग ने दिसंबर 2019 के संवहनीय विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं उसको, एसडीजी भारत सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया 2019 के दिसंबर में नीति आयोग ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे क्या है कि हम ऐसा डेवलपमेंट
उस गोल में बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन मोटी बात आप ये समझ लें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का उद्देश्य ये है कि हम विकास के लिए ऐसी रणनीतियां निर्मित करें, ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाएं जो लॉन्ग टाइम डेवलपमेंट की पॉलिसीज को अच्छे से संचालित कर सके। ऐसा ना हो कि हम विकास कम करें, विनाश ज्यादा करें, ऐसा ना होने पाए। आप हमारे साथ जुड़े रहें अंत तक, बहुत सारी बातें इसके संदर्भ में हमें आपको बतानी है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और बच्चों, आप जितना शेयर करेंगे, शेयरिंग इज केयरिंग का धारणा अपने मन में बनाए रखें और इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और बाकी लोगों को इसके साथ जोड़ते रहें। हमारी और भी जो क्लासेज होती हैं आप उसमें आए, ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करवाई जा सके। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस लें आप, और उसके लिए आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करें। आगे बात बढ़ती है और आगे कहना है, आर्टिकल में ये कहा गया है कि इसी के साथ 100 राष्ट्रीय संकेतकों तथा सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 17 संवहनीय विकास लक्ष्यों में प्रगति का पता लगाने के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड भी जारी किया गया है। भारत में खासतौर से SDG 6 क्या है, वो स्वच्छ जल और साफ सफाई के मामले में काफी प्रगति की है। वर्ष 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के जरिए 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कर भारत 5 वर्षों में खुले में शौच की समस्या से मुक्त हो गया है। इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ पर 2019 में ग्लोबल गोलकीपर के पुरस्कार से सम्मानित किया। डिजिटल इंडिया भी है। 2015 में शुरू किए गए डिजिटल इंडिया अभियान ने डिजिटली तौर पर सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के गठन को सुनिश्चित किया है। ब्रॉडबैंड हाईवे का विकास, सबके लिए मोबाइल संपर्क, इंटरनेट कार्यक्रम और ई शासन में काफी प्रगति हुई है। आधार, स्मार्ट सिटी मिशन, भीम, यूपीआई, रुपे, जीएसटी पहचान संख्या, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और डिजी लॉकर भी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दायरे में आते हैं। भारत नेट विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है, जिसके जरिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इसमें से लगभग 1.48 लाख कनेक्शन अब तक लगाए जा चुके हैं। भारत का आधार विश्व का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डाटाबेस बन गया है। अब तक लगभग 125 करोड़ आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आधार संख्या को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना से जोड़ दिए जाने से सरकारी धन का दुरुपयोग रोकने में काफी मदद मिली है। सरकार ने 2014 में जनधन योजना शुरू की थी। इससे 41.38 करोड़ लाभार्थियों के खातों में कुल 130932.33 करोड़ रुपए 13,932.33 करोड़ रुपए जमा है। बिल गेट्स ने हाल ही में भारत की नीतियों की सराहना की है, जिन्होंने आधार को असाधारण प्रणाली बताया है, जिनसे गरीबों के बीच धन के वितरण की लागत में कमी आई है। वर्ष 2019 में वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार वर्ष 2006 और 2016 के बीच भारत में 27.1 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा से बाहर निकाले गए हैं। ये कब से कब के बीच में हुआ है? 2006 से 2016 के बीच हुआ है। तो आप इन सारे आंकड़ों को ध्यान से समझिएगा कि कैसे ये काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या होती है उद्योगों को विकसित करने में, उद्योगों को संचालित करने में, वो है क्रेडिट लाइन की समस्या। कहां से पैसे मिलेंगे, इस बात की समस्या। इस समस्या से निपटने के लिए
मुद्रा ऋण योजना की शुरुआत 2015 में की गई। हमने आपको बताया कि स्टार्टअप, स्टैंड अप, ये जितनी भी चीजें चलाई गई उनमें सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? क्रेडिट की। तो क्रेडिट मिलेगा कैसे? उसके लिए सरकार ने तरह तरह की योजनाएं लॉन्च करी। इनमें से एक योजना क्या है? मुद्रा ऋण योजना है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई, जिसके तहत गैर कृषि और गैर कारपोरेट सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। इस योजना ने निचले स्तर पर ऋणदाताओं को देश में हर तरह के व्यवसाय को कर्ज देने में सक्षम बनाने में मदद की। वर्ष 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय समर्थन के रूप में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए हाल में जो विधेयक पारित किए गए हैं, उसे किसानों को नए बाजार और प्रौद्योगिकियों का लाभ मिलेगा। इनसे कृषि क्षेत्र में निवेश लाने और 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने में सहायता मिलेगी। वैश्विक स्तर पर भारत की साख में बहुत इजाफा हुआ है। आर्थिक विकास होगा तो क्रेडिट भी बढ़ेगा। साख में बहुत इजाफा हुआ है। देश को मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भारत को जून 2020 में 2 साल के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया। देश एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह 2023 में G20 की मेजबानी करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून 2020 में प्रधानमंत्री को G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए और उसका सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। ये सारी बातें क्या बता रही हैं? ये सारी बातें बता रही हैं कि वैश्विक परिदृश्य पे भारत की पहुंच मजबूत हो रही है और अब भारत को एक निश्चित पहचान मिल रही है और वो पहचान कुछ इस तरह से परिवर्तित हुई है। उसकी एक ऐतिहासिक पहचान रही है भारत की। ऐसा नहीं है कि ऐतिहासिक पहचान भारत की खराब रही है। भारत अपनी ऐतिहासिक परंपराओं, संस्कृतियों के कारण पूरी दुनिया में हमेशा काउंटेबल नेशंस में रहा है। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में भारत ने जिस तरह से अपने आप को विश्व के विभिन्न मंचों पर अपने आप को प्रस्तुत किया, उससे लोगों ने एक विशेष दृष्टि से भारत को देखना प्रारंभ किया। और वो दृष्टि क्या है? वो दृष्टि है भारत को एक शक्ति के रूप में स्वीकार करने की दृष्टि। जैसे अभी हम एग्जांपल दे रहे थे कि G7 में बुलाया गया। G7 का विस्तार करना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और 10 से 11 सदस्यों को उसमें और शामिल करना चाहते थे, जिससे समूह अगर वो भारत भी G7 ग्रुप का हिस्सा बनता है, ग्रुप 7 का हिस्सा बनता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत सारा विकास मिलेगा। पर अभी फिलहाल के टाइम पे हमारे पास बहुत ही निश्चित चैलेंजेस हैं, उनकी भी चर्चा हमें कर लेनी चाहिए। कोविड-19 की वैश्विक महामारी, सीमा पार से आतंकवाद, विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा, ये जो कुछ मुद्दे हैं, ये भारत के सामने बहुत चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत कई चीजों के मामले में वैश्विक उत्पादनकर्ताओं में अग्रणी है, लेकिन उसकी वस्तुएं विश्व मार्केट में, विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं है। क्यों? गुणवत्ता नहीं है, गुणवत्ता को नियंत्रित करने के मानक नहीं है। अगर हम इन सारी चीजों को ईज कर दें, गुणवत्ता नियंत्रण के मानकों को अच्छा कर दें और लोकल के लिए वोकल बने, तो हम ज्यादा बढ़िया मार्केट डेवलप कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई भी एक छोटी सा एग्जांपल लें जूता बनाने की बात, तो हर शहर में कम से कम 100-200 ऐसे स्थान होंगे जहां पर जूता बनाने का काम होता है, लेकिन ना तो उनका कोई नाम जानता है, ना वो किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं, इसकी गुणवत्ता को नियंत्रित करने का कोई मैकेनिज्म है हमारे पास, ना उनको बड़े ग्लोबल मार्केट पे ले आने का कोई मैकेनिज्म है हमारे पास। तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारा उत्पादन स्तर तो ठीक है, अरे हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश हैं, अपनी चीजों की आपूर्ति कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा उत्पादन स्तर है, लेकिन हम उसको वर्ल्ड मार्केट में कम्पिटिटिव कैसे बना पाएंगे? जब हम उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करेंगे। क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत होगी। कोविड-19 वैश्विक महामारी निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी समस्या है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी
दुनिया के लिए, और इससे निपटने के लिए बहुत ठोस रणनीतियों की आवश्यकता है। और ये रणनीति बीमारी से निपटने के लिए तो बनाई ही गई है। अब तो टीका भी आ गया है, उसका लगना भी शुरू हो गया है। धीरे धीरे करके सभी को टीका लग जाएगा और सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसी निश्चित नीतियों का निर्माण करें, ऐसी तार्किक नीतियों का निर्माण करें, ऐसी पारदर्शी नीतियों का निर्माण करें जिससे भारत को इस आर्थिक महागर्त से निकाला जा सके। और उसके लिए हमें अपने राजनैतिक, अपने वैचारिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होना पड़ेगा। हमारे जो कंपल्सन्स हैं उनको तोड़ना पड़ेगा। हमारे जो कंपल्सन्स हैं, हमारा जो प्रोसेस है, हमें उसको तोड़ना पड़ेगा। हमें नवीन विकल्पों पर विचार करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी संभवतः इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए क्या कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमें इस सिचुएशन को ओवरकम करना होगा और हमें निश्चित तौर पर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। तभी हम वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का लाभ उठा पाएंगे और जो महागर्त बना हुआ है अर्थव्यवस्थाओं के लिए कोविड-19, इससे हम भारत को बाहर निकाल पाएंगे। तो बहुत सुविचारित रणनीतियों के जरिए हमें इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और ऐसी रणनीतियों में बहुत पारदर्शिता होने की आवश्यकता है। इस बात को बहुत ख्याल रखना होगा सरकार को। ये आर्टिकल निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसमें बहुत सारी बातें सरकार के फ्रेजिंग में कही गई हैं जो कि हमें बहुत ही यथार्थ के धरातल पर सोचने की आवश्यकता होगी। तो प्रमुख चुनौतियां हैं, इन पे हमें सुविचारित रणनीतियों के जरिए सामना कर रहा है हमारा देश, एक व्यवस्थित तरीके से सामना कर रहा है। कोविड-19 में हमने देखा कि दुनिया के किसी भी देश की तुलना में हमारे यहाँ मरीजों के ठीक होने की प्रतिशत बहुत अच्छा रहा। हालांकि इसका संबंध सरकार के प्रयासों, इसका कारण सरकार के प्रयास कम, बल्कि जनता की हर्ड इम्यूनिटी ज्यादा है। लेकिन बावजूद इसके हमें ये ग्रेस मिला, हमें ये मौका मिला, हमको ये एडवांटेज मिला, हमको ये डिविडेंड मिला कि हम बाकी लोगों की अपेक्षा हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी रेशियो कम रहा। ये हमको ग्रेस मिला, हमको एडवांटेज मिला, हमको डिविडेंड मिला कि हम बाकी लोगों की अपेक्षा हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी रेशियो कम रहा, इसलिए हम ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाए ड्यूरिंग द कोविड-19। अभी तो आप देख रहे हो कि सब कुछ सही चल रहा है। प्रधानमंत्री जी 1-1 लाख लोगों की रैली संबोधित कर रहे हैं और बाकी जगहों पे कोविड हो सकता है। भारत में सभी नागरिकों को टीका देने के बारे में एक योजना पहले से ही तैयार की गई है। देश भर में बेचे जाने वाले टीकों का 60% से अधिक हिस्सा भारत में तैयार होता है। कोविड-19 के निर्माण के लिए भी भारत सबसे पसंदीदा जगह है। दुनिया में टीकों का सबसे बड़ा वितरक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में है। हालांकि अभी वहां पे कल परसों में आग लग गई, 2-3 दिन पहले वहां पे आग लग गई, जिसके कारण से कुछ नुकसान हुआ। तो इस साल सरकार ने वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए जारी किया। ये रकम सकल घरेलू उत्पाद की 10% थी। तो ये भी कोविड मैनेजमेंट का एक तरीका था और हमारे देश में बहुत सारे लोग जो खाद्यान्न तक जिनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं थी, उन सब के लिए भी सरकार ने काम किया। दुनिया की सभी सरकारों ने अपने देश के नागरिकों के लिए काम किया और तुलनात्मक रूप से हमारी सरकार ने भी एक बेहतरीन कदम उठाया जो कि हमारे जीडीपी का 10% रहा। बहुत सारे लोग इस बात की आलोचना करते हुए ये भी कहते हैं कि सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए वो पर्याप्त नहीं थे, लेकिन सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए निश्चित तौर पर वो सराहनीय थे। पर्याप्त इसलिए नहीं थे क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ स्थिति बहुत ही खराब है और जो प्रवासी मजदूरों की समस्या है वो एक बहुत ही भयानक स्थिति है। तो निश्चित तौर पर पर्याप्त नहीं रहा वो, लेकिन फिर भी वो सराहनीय रहा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ व्यक्तियों को नवंबर 2020 तक मुफ्त खाद्यान्न दिया गया। 3 महीनों के लिए प्रति माह 500 रुपए दिए गए। मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर प्रति व्यक्ति रुपए 202 कर दिया गया, जिसका लाभ 13.62 लाख करोड़ परिवारों को मिल रहा है।
इस बीच में इनोवेशन के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लाई गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने से भारत ज्ञान का वैश्विक सुपर पावर बनेगा। कृत्रिम मेधा, मशीन ज्ञानार्जन और बिग डाटा भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और इस मामले में भारत भी बहुत दूर नहीं है। स्वयं पोर्टल से वे छात्र लाभान्वित हो रहे हैं जिनकी डिजिटल क्रांति तक पहुंच सीमित है और जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल होने में नाकाम रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत जीडीपी में सूक्ष्म, लघु और मंझोले उद्यमों के योगदान को मौजूदा 30% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य है, जिससे अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ रोजगार पैदा होंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि उद्योग @75 में बहुत सारी ऐसी बातें हम लोगों ने करी जो वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा की जा रही हैं और भारत सरकार के द्वारा इस आर्थिक सुनामी के प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, उन सब पे आपने चर्चा करी। उद्योगों की जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनमें क्रेडिट फ्लो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने देखा कि क्रेडिट फ्लो के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं। स्टार्टअप कल्चर नहीं है इंडिया में, स्टार्टअप कल्चर के लिए भारत सरकार बहुत प्रतिबद्ध है और वो बहुत सारे काम कर रही है। एमएसएमईज के लिए आपने देखा कि वो काम कर रही है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि एमएसएमईज में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की क्षमता बड़े उद्योगों की अपेक्षा अधिक है। तो बड़े उद्योगों की स्थान पर एमएसएमई को बढ़ावा देकर सरकार अधिकतम रोजगार सृजन पर कार्य कर रही है। तो ये था बच्चों आज के योजना, जनवरी के योजना के उद्योग @75 आर्टिकल का एक विश्लेषण। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात पसंद आई होगी, आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। आप इसको बहुत सारे लोगों में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाने के लिए आप प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शंस खरीदें। प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शंस खरीदने के लिए आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करें। इससे आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लास के नोट्स और क्लास की इंफॉर्मेशन के लिए ज्ञान तिवारी लाइव को सब्सक्राइब करें और इससे आपको बहुत सारी सूचनाएं और क्लास के बारे में जानकारी, नोट्स वगैरह यहाँ से आपको मिलते रहेंगे। तो आपने इसको समझा। कल हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, योजना के एक नए आर्टिकल के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।